निभा के सास ससुर उसके देवर की शादी की जिम्मेदारी उसे सौंपकर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन निभा का देवर रुपेश शादी नहीं करना चाहता था। निभा अपने देवर को शादी करने के लिए बार बार मनाने की कोशिश करती। एक दिन निभा अपने देवर के साथ बाजार जाती है। रुपेश, वो देखो कितनी सुंदर लड़की है और संस्कारी भी। अपनी माँ को एक सामान भी नहीं उठाने दिया। अगर वो लड़की मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ जाए तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। रुपेश उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं है और निभा से कहता है, ओफो भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। रुपेश, अब घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता। मुझे भी तो कोई चाहिए जो घर के काम में मेरा हाथ बटाए। भाभी, घर का काम करने के लिए मैंने एक नौकरानी से बात कर ली है। वो कल सुबह से काम पर आएगी और घर का सारा काम करेगी। आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नौकरानी मुझसे गप्पे तो नहीं मारेगी ना? मैं सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। तुम और तुम्हारे भैया ऑफिस चले जाते हो, उसके बाद मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। भाभी, आप अपनी सहेलियों के साथ कहीं घुमाया करो ना। शादी से पहले कितनी सहेलियां थी आपकी, उनसे अब आप मिलती भी नहीं हो। उनसे मिला करो, उनके साथ फिल्में देखो, शॉपिंग करो, आपका मन लग जाएगा। रुपेश इस तरह से बोलकर निभा की सारी कोशिशें बेकार कर देता। निभा जब भी उसकी शादी की बात छेड़ती, वो निभा को इसी तरह से बोला करता, लेकिन रुपेश अपनी बात का पक्का था। दूसरे दिन घर का काम करने के लिए एक नौकरानी आ गई। अब निभा को घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन निभा की टेंशन दूर नहीं हुई। आखिर उसके सास ससुर ने उसके देवर की शादी की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। एक दिन निभा ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, रुपेश की शादी के बारे में आप उससे बात क्यों नहीं करते? मैं तो जब भी शादी की बात छेड़ती हूँ वो बात ही नहीं करता। निभा, दरअसल रुपेश एक लड़की से बहुत प्यार करता था। नैना नाम था उसका। वो दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और शादी करना चाहते थे। फिर दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी। माँ पिताजी ने कहा कि जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती, छोटे भाई की शादी नहीं हो सकती। और इसी बीच न जाने क्यों नैना के घर वाले ये शहर छोड़कर न जाने कहां चले गए। नैना ने अपना फोन नंबर भी बदल लिया। तब से रुपेश शादी नहीं करना चाहता। ओह, तो ये बात है। नैना को तो मैं ढूंढ निकालूंगी, लेकिन अपने देवर की शादी करवा के रहूंगी। क्या आपके पास नैना की कोई तस्वीर है? नहीं, लेकिन शायद रुपेश के मोबाइल फोन में उसकी तस्वीर जरूर होगी। अगले दिन रुपेश जब ऑफिस जाने के लिए नहा रहा होता है, तब निभा उसका मोबाइल फोन चेक करने की कोशिश करती है। ओह, देवर जी ने तो अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड लगाया हुआ है। अब नैना की तस्वीर कैसे ढूंढूंगी? नैना की तस्वीर ढूंढने से पहले मुझे देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड पता लगाना होगा। इतने में रुपेश नहाकर बाथरूम से निकलने वाला होता है। तभी निभा वहां से हट जाती है और दरवाजे के पीछे से छिपकर देखने लगती है। वो देखती है कि रुपेश अपना मोबाइल फोन उठाता है और अपना मोबाइल फोन अनलॉक करता है, और नैना रुपेश के मोबाइल का पासवर्ड देख लेती है और रुपेश अपने बॉस से बातें करने लगता है। अब नैना की तस्वीर ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा। तभी निभा रुपेश को आवाज लगाती है, देवर जी, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ भाभी। रुपेश तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आता है। निभा कमलेश और रुपेश का नाश्ता लगाती है। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी आई। निभा जल्दी से रुपेश के कमरे में जाती है और उसका मोबाइल फोन अनलॉक करके फोटो गैलरी चेक करने लगती है। वहां उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें रुपेश के साथ एक लड़की भी थी। तस्वीर में रुपेश इस लड़की के साथ कितना खुश नजर आ रहा है। हो ना हो यही नैना होगी। निभा उस तस्वीर की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेती है और फिर जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाती है। भाभी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे एक पराठा चाहिए था। निभा रुपेश को पराठा लाकर देती है। ये लो देवर जी, अब कुछ दिनों में आपको पराठा खिलाने वाली आ ही जाएगी। भाभी, फिर शुरू हो गई आप? अच्छा बाबा, सॉरी, अब नाश्ता कर लो। रुपेश और कमलेश नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब नैना को कहां और कैसे ढूंढूं? तभी निभा को ख्याल आता है, आजकल तो सोशल मीडिया पर सब मिल जाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ढूंढती हूँ। निभा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नैना का नाम लिखकर सर्च करने लगती है, लेकिन नैना उसे नहीं मिलती है। निभा कई दिनों तक मोबाइल फोन में लगी रही और सोशल मीडिया पर नैना को ढूंढने लगी। भाभी, क्या बात है, आजकल जब देखो आप मोबाइल फोन चलाती रहती हो? क्या करूं देवर जी, बोर हो जाती हूँ। दिल बहलाने के लिए मोबाइल के अलावा और कौन है मेरे पास? रुपेश निभा का इशारा समझ जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। निभा अपने आप से कहती है,
ना जाने मैं ये गाना कब गाऊंगी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। और निभा फिर से फोन चलाने लगती है। वो इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, तभी उसकी नजर एक रील पर जाती है जिसमें एक लड़की भजन गा रही थी। अरे ये तो नैना है, वही नैना जिसकी तस्वीर मैंने रुपेश के साथ देखी थी। निभा नैना को मैसेज भेजती है और उसका फोन नंबर मांगती है। नैना का जवाब आ जाता है। निभा उसे फोन करती है। हाय नैना, इंस्टाग्राम पर आपका भजन देखा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी जरूर, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। आप कहाँ रहती हैं? मैं नैनीताल में रहती हूँ। नैना निभा को अपना एड्रेस मैसेज करती है, लेकिन निभा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। नैनीताल जाने के लिए तो इन्हें मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपने देवर की शादी के लिए मैं नैनीताल जरूर जाऊंगी। उस दिन जब कमलेश ऑफिस से घर आया, सुनिए जी, हम लोग कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग नैनीताल चले। ये अचानक तुम्हें घूमने का प्लान कैसे आया? तुम्हें तो पता है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, एक संडे को छुट्टी मिलती है। अब एक दिन में मैं नैनीताल कैसे जाऊं? ठीक है, आप नहीं जा सकते तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुम अकेली घूमने जाना चाहती हो? कोई बहुत जरूरी काम है, किसी बहुत खास से मिलना है। ठीक है, चली जाओ, मैं टिकट करवा देता हूँ। कमलेश निभा का टिकट करवा देता है और दूसरे दिन निभा नैनीताल पहुंच जाती है। वहां वो एक होटल में रुकती है और फ्रेश होकर नैना के दिए हुए पते पर पहुंच जाती है। हाय नैना, मैं निभा हूँ। हाय, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने दिल्ली से यहाँ आई। आती कैसे नहीं, तुम्हें लेकर जो जाना है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। तभी निभा अपने मोबाइल फोन में रुपेश और नैना की वही तस्वीर नैना को दिखाती है जो उसने रुपेश के फोन से ली थी। तस्वीर देखकर नैना की आंखें भर आती हैं। आप कौन है और ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? मैं रुपेश की भाभी हूँ। रुपेश की शादी के लिए जब भी उससे बात करती हूँ तो वो टाल देता है। फिर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम रुपेश को बिना बताए दिल्ली छोड़कर यहाँ क्यों चली आई और अपना फोन नंबर भी बदल लिया? रुपेश ने अपने माता पिता से हमारी शादी की बात की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके कुछ दिन बाद रुपेश के पिताजी हमारे घर आए और हमें शहर छोड़ने की धमकी देकर गए थे। मेरे पिताजी एक छोटी सी कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे। उन्होंने पिताजी को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं रुपेश की जिंदगी से दूर नहीं गई तो वे लोग हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद हम लोग दिल्ली छोड़कर नैनीताल में अपने गांव आ गए। यहाँ पिताजी खेतों में काम करते हैं और मैं भजन गाती हूँ। ओह, तो ये बात है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें और रुपेश को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जाने के बाद रुपेश के माता पिता भी नहीं रहे। रुपेश किसी लड़की की तरफ नहीं देखता, ना ही वो शादी करना चाहता है, लेकिन मैं अपने देवर की शादी करवा के रहूंगी। मैं रुपेश को जिंदगी भर अकेले नहीं रहने दूंगी। अपना सामान बांध लो, हम लोग कल ही दिल्ली चलेंगे। निभा नैना के घर जाकर उसके माता पिता को सारी बात बताती है। वे लोग नैना को उसके साथ दिल्ली जाने की इजाजत दे देते हैं। निभा नैना को लेकर दिल्ली अपने घर आती है। नैना, तुम चाय नाश्ता करके आराम करो, थोड़ी देर में रुपेश ऑफिस से आ जाएगा। नैना और निभा दोनों आराम करने लगते हैं। शाम को रुपेश जब ऑफिस से घर आता है और घंटी बजाता है तो निभा नैना से कहती है, नैना, तुम जाकर दरवाजा खोलो। जी भाभी। नैना दरवाजा खोलती है। अपने सामने नैना को खड़ा देखकर रुपेश खुद को रोक नहीं पाता है। नैना, तुम? रुपेश नैना को गले से लगा लेता है। तुम कहाँ चली गई थी नैना? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? तब नैना ने रुपेश को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे उसकी भाभी निभा ने उन दोनों को मिलवाया है। थैंक यू भाभी, आप नहीं जानती आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उपकार का बदला भी चुका दो। वो कैसे? अरे भाई, मुझे भी तो गाने का मौका दो। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। निभा के गाने पर सब हंसने लगते हैं। उसी समय कमलेश भी आ जाता है। निभा उसे सारी बात बता देती है और कुछ ही दिनों में निभा अपने देवर रुपेश की शादी नैना से करा देती है। मनीषा किसान रामशरण की बेटी थी। वो भोलापुर गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी।
मनीषा के पिताजी रामशरण का अपना छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती करते और अपना अनाज साहूकार को बेचते थे। 11 साल की मनीषा अपने माता पिता के साथ खेती में उनकी मदद भी करती थी। तीनों की मेहनत के कारण उनके खेतों के अनाज काफी अच्छे होते थे। रामशरण का खेत तो काफी उपजाऊ है। अगर ये खेत मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। साहूकार रामशरण के खेत के कागजात पर धोखे से रामशरण का अंगूठा लगवा लेता है और खेत अपने नाम करवा लेता है। अगले दिन जब रामशरण अपनी पत्नी चंदा और बेटी मनीषा के साथ अपने खेत पर काम करने जाता है तो साहूकार के आदमी उसे खेत में घुसने नहीं देते हैं। कहाँ घुसे जा रहे हो? अपने खेत में जा रहा हूँ, फसल बुआई करनी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये खेत अब साहूकार का है। तुमने खुद ये खेत उसके नाम किया है। नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी हो, तुम इस खेत में नहीं जा सकते, मालिक का हुक्म है। रामशरण समझ जाता है कि साहूकार ने उसका खेत हड़प लिया है। इसी तरह साहूकार ने गांव के और भी भोले भाले लोगों का खेत हड़प लिया था। गांव के लोग उसे सलाह देते हैं कि उसे थाने में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन जब रामशरण थाने जाता है तो दरोगा साहब, साहूकार ने मेरे खेत धोखे से हड़प लिए हैं। मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दीजिए। मेरे और मेरे परिवार का गुजारा उसी खेत से चलता है। लेकिन साहूकार रसूखदार था और उसने दारोगा को उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करने के लिए पहले ही पैसे दे दिए थे। तुमने अपनी मर्जी से अपना खेत साहूकार के नाम किया है, अब कुछ नहीं हो सकता। दरोगा रामशरण की बात भी नहीं सुनता है और रामशरण को धमकी देकर थाने से भगा देता है। रामशरण के साथ चंदा और मनीषा भी थाने गए थे। दरोगा की हरकत देखकर मनीषा को बहुत गुस्सा आता है। तीनों घर आ जाते हैं। तू खेत वापस कैसे लेगी बेटी? साहूकार बहुत रसूखदार है, हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। पिताजी, जैसे दरोगा ने हमें हमारा खेत वापस नहीं दिलवाया, उसी तरह मैं भी दरोगा बनकर अपना खेत वापस लूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी और गरीबों की मदद करूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू खूब पढ़ना। रामशरण और चंदा घर चलाने के लिए दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और मनीषा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। उस दिन से मनीषा दिन रात मेहनत करने लगी। उसकी मेहनत और लगन देखकर रामशरण और चंदा बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पढ़ाई के अलावा कभी कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं कहते थे। फिर भी स्कूल से आने के बाद मनीषा अपने माता पिता की मदद करने खेतों में जाया करती थी। बेटी, तू घर जाकर पढ़ाई कर, तुझे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं काम में आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो पैसे मेरी पढ़ाई में काम आएंगे। चंदा, हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। जो वो करना चाहती है उसे करने दो। चंदा अपने दोनों हाथों से मनीषा की बलाएं लेती है। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। खेत में माता पिता का हाथ बटाने के बाद मनीषा घर जाकर पढ़ाई करने लग जाती है। मनीषा पढ़ाई में इतना डूब जाती कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। मनीषा बेटी, खाना खा ले, सिर्फ पढ़ाई ही करती रहेगी क्या? खाना खाना बहुत जरूरी है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण खेतों में सिंचाई और बुआई का काम नहीं हो पा रहा था। चंदा, इस साल तो लगता है खेत सूखे ही पड़े रहेंगे। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया है। हमारा गुजारा कैसे चलेगा जी? हमारी तो रोजी रोटी ही खेतों में काम करने से मिलती है। फिर मनीषा की पढ़ाई कैसे होगी? माँ, पिताजी, क्यों ना हम शहर चले? वहां हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटी, बुरे समय में गांव को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मुखिया जी भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम कर्ज में डूब जाएंगे। मनीषा ठीक कह रही है, हमें शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। लेकिन हम शहर में कहाँ रहेंगे? हमारे पास वहां रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मेरा चचेरा भाई लक्ष्मण वहां रहता है। हम पहले उसके घर चलेंगे, फिर कोई और ठिकाना और काम ढूंढ लेंगे। रामशरण, चंदा और मनीषा अपना सामान लेकर शहर आ जाते हैं। शहर में वे लोग चंदा के चचेरे भाई लक्ष्मण के घर जाते हैं। लक्ष्मण, हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। गांव में सूखा पड़ गया है, खेतों में काम नहीं है। ठीक है, मैं एक सेठ के घर पर काम करता हूँ। मैं उनसे बात करके आप दोनों को वहां काम दिला दूंगा। तब तक आप मेरे घर में आराम से रहो।
लक्ष्मण अपने सेठ से बात करके चंदा और रामशरण को वहां काम दिला देता है। चंदा सेठ के घर में साफ सफाई और रामशरण बगीचे की देखभाल करने लगता है। रामशरण मनीषा का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा देता है। शहर आकर मनीषा बहुत खुश थी। माँ, शहर में रहकर मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकूंगी। यहाँ के शिक्षकों और दूसरे बच्चों से मुझे ज्यादा सीखने को मिलता है। मेरी बच्ची, तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और अपना सपना पूरा कर। मनीषा खूब मन लगाकर पढ़ने लगती है। धीरे धीरे मनीषा के स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और मनीषा कॉलेज में दाखिला ले लेती है। मनीषा पढ़ने में काफी होनहार थी। शहर आकर उसने इंस्पेक्टर की पढ़ाई और परीक्षा के बारे में पता कर लिया था। उसने बीए की डिग्री भी प्राप्त कर ली और पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा। परीक्षा की तैयारी के लिए मनीषा शहर की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करती। कुछ दिनों बाद परीक्षा की तारीख भी आ गई। बेटी, दही चीनी खाकर जा, ऐसा करने से सारे काम शुभ होते हैं। अच्छे से परीक्षा देना और बिल्कुल मत घबराना। हाँ। मनीषा चंदा और रामशरण के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और परीक्षा देने के लिए परीक्षा सेंटर पहुंच जाती है। मनीषा परीक्षा देकर घर वापस आ जाती है। परीक्षा कैसी रही बेटी? माँ, परीक्षा तो बहुत अच्छी रही। मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए। शाबाश मेरी बच्ची। और कुछ दिनों बाद अखबार में परीक्षा का परिणाम भी आ गया। माँ, पिताजी, इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया है। चंदा और रामशरण खुशी के मारे मनीषा को गले लगा लेते हैं। माँ, बस मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। वहां भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। मनीषा मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू में भी उत्तीर्ण हो जाती है और अब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। इंस्पेक्टर की वर्दी में मनीषा घर आती है, जिसे देखकर चंदा और रामशरण फूले नहीं समाते हैं। रामशरण और चंदा बूढ़े हो चले थे। माँ, पिताजी, अब आप दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने गांव चलेंगे और साहूकार से अपनी जमीन वापस लेंगे और उस जमीन पर हम अपने मजदूर रखकर खेती करवाएंगे। मैं शहर में अपनी ड्यूटी करूंगी और आप दोनों हमारा खेत का काम देखना। रामशरण और चंदा गांव चले जाते हैं। घर पहुंचने पर उन दोनों ने देखा कि साहूकार ने उनकी झोपड़ी की जमीन भी हड़प ली थी और वहां अपना नया घर बनवा रहा था। रामशरण शहर में मनीषा को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। आप वहीं रुको, मैं अभी आती हूं। रामशरण अपने पड़ोसी के घर में शरण ले लेता है। दूसरे दिन मनीषा गांव आती है और सीधा साहूकार के घर जाती है। साहूकार का गार्ड एक महिला इंस्पेक्टर को देखकर चौंक जाता है। जी, आप कौन? साहूकार को जल्दी बुलाओ, मेरे पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। गार्ड साहूकार को बुलाकर लाता है। कौन है आप? मुझे भूल गए? मैं रामशरण और चंदा की बेटी मनीषा हूं, जिसका खेत और घर तूने हड़प ली। अब चल थाने। मनीषा साहूकार के हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे घसीटते हुए गाड़ी में बैठाती है और उसे थाने ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा खेत और जमीन दोनों वापस कर दूंगा। वापस तो तुझे करने ही पड़ेंगे, लेकिन गांव के दूसरे लोगों के खेत और जमीन जो तूने हड़पी है वो सब वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो धोखाधड़ी और जालसाजी के केस में तू जेल जाएगा। साहूकार हाथ जोड़कर बोलता है। मैं सबका खेत और जमीन वापस कर दूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन मनीषा साहूकार की एक नहीं सुनती और उसे जेल भेज देती है। साहूकार रामशरण के अलावा दूसरे ग्रामीणों के खेत और जमीन वापस कर देता है। साहूकार को उसके किए की सजा मिल गई थी और मनीषा एक मेहनती और ईमानदार इंस्पेक्टर बन गई थी। गांव वाले मनीषा की बहुत इज्जत करते और उसे इंस्पेक्टर बिटिया कहकर बुलाने लगे। Please subscribe this channel.